बीजेपी और जेडीएस दोनों को नुकसान दिख रहा है कांग्रेस की बढ़त की वजह से। करीब 208 सीटों पर रुझान आया है, जिसमें कांग्रेस 100 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हाँ, ये फासला धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। 83 यानी कि 83 सीटों पर बीजेपी आगे है, 23 पर जेडीएस आगे है। लेकिन इन शुरुआती रुझान में जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की लीड दोनों बीजेपी और जेडीएस को पछाड़ रही है, मतलब दोनों की संख्या कम हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब डिटेल्ड विश्लेषण होगा तो उसमें पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है और किस रीजन में हो रहा है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि अभी जो काउंटिंग हुई है उसमें कितने राउंड की काउंटिंग है। और अमिताभ जी, कुल मेरे ख्याल 23 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी दूसरे राउंड में 7% काउंटिंग हुई, इस स्थिति पर हैं हम। हाँ। तो अब आप इसी से देख लीजिए कि 14 को आप में से 2 राउंड भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। हाँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो चित्र दिख रहा है अभी, जो लोग नंबर्स ही केवल देखते हैं उनको दिखेगा कि हाँ भाई, ईवीएम्स के खुलने के बाद भी कांग्रेस जो है वो आगे दिखती है। तो लगभग एग्जिट पोल से भी ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी और उसको स्लाइट एज रहेगा। तो अभी लेकिन देखने वाली बात है, कांग्रेस जो है 100 का आंकड़ा पार कर रही है। पहली बार हम दिखा रहे हैं 101 सीट पर कांग्रेस आगे है। सुदीप जी, क्या है, आप अभी भी मानते हैं हंग की तरफ बढ़ रहा है? आप बार बार अपना गर्दन फंसा रहे हैं हंग के लिए। हाँ, मुझे 120 से अधिक तो दिख भी नहीं रहा था कांग्रेस का। तो 120 और 105 दोनों हो सकता है ना, क्योंकि चुनाव बहुत क्लोज हो गया था आखिरी। माने बीजेपी ने आखिरी 15 दिन में गेन माने बचाया अपने आप को। 100 मीटर दौड़ा बीजेपी लगता है। हाँ, वो आखिरी में मारा। तो किसने रोका था? सरकार उनकी थी, वो 100 डेज में क्यों चुनाव लड़ रहे थे? वो 5 साल तक लड़ते। उनकी चुनाव ने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदला, जिनको जो रूठे उनको मनाया, कुछ लोगों को जानबूझ के भगाया। सेंटर की पूरी होल्ड थी टिकट जो हम जो लोग सोच रहे थे कि स्वीप कर रहे हैं, लोगों ने कहा कांग्रेस बहुत संगठित है, दोनों में झगड़ा भी नहीं हो रहा है। ये भी कहा गया कि कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी है और कुछ ऐसा सेल्फ गोल करेगी कि अंत तक जीत ही नहीं पाएगी। तो बीजेपी तो इन सभी संभावनाओं को इस्तेमाल करके कांग्रेस को राज्य दर राज्य जो है पछाड़ती है और हराती है। यहां तो सत्ता उनके पास थी, लीडरशिप उनके पास थी, सेंट्रली अलाइंड कैंपेन था। अगर आप देखिए तो उनके पास स्ट्रैटेजी भी थी कि लिंगायत भी उनके हाथ में थे। और गौड़ा लोगों में देखिए कितने नए लीडर्स बीजेपी ने डाले हैं। चाहे आप देखिए उनके पास अश्वत्थ नारायण हो या सीटी रवि हो या शोभा करलांजे हो, या अगर आप देखिए कुवेम्पू के नाम पे पूरा का पूरा एयरपोर्ट का चिन्हित और नामित किया जाना। और ऑफ कोर्स इतिहास के पन्नों में निंजे गौड़ा और रूडी गौड़ा, टिप्पू सुल्तान से ज्यादा परचम उनका लहर रहा है। तो ये काफी सारा गौड़ा कार्ड भी भाजपा के पास था। लिंगायत के मठाधीश और पंचमशालियों की तो बात थी ही उनके साथ। रिजर्वेशन का कार्ड था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कल्याणकारी कार्यों से लाभार्थियों की बात थी। तो ये सब लेके बीजेपी के लिए एक क्लियर लीड कर्नाटक में होनी चाहिए थी। कास्ट की भी राजनीति, लाभार्थी की भी राजनीति, क्या दिक्कत थी? आपको ये नहीं लगता कि जो टिकट बांटे बीजेपी ने, शायद उसके कारण थोड़ा सा परसेप्शन बीजेपी का खराब हुआ? अच्छा, मैं यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने की, टिकट जो भी बांटे, आप अखबार दर अखबार देख लीजिए, सबसे अंत में किसी पार्टी ने अपने टिकटों के बंटवारे का खुलासा किया तो भाजपा ने किया। उसके अलावा किस हद तक वहां उनके बहुत प्रबल और प्रमुख नेता रहे कि कोई भी टिकट बंटवारा के बाद डिफेक्टर यहां से वहां नहीं जाए। तो मेरे हिसाब से बीजेपी के पूरे कैंपेन स्ट्रैटेजी को मैं 100 में से कम 90-95% नंबर देती हूं। और बिल्कुल ये लास्ट इनिंग्स का इलेक्शन नहीं था। अमिताभ जी, हाँ, बीजेपी यहां पे 85 सीटें हैं जो पिछले 3 चुनाव में 2 बार या 3 बार जीती। माफी चाहूंगा, पिछली बार बीजेपी की जितनी थी, अभी इस बार कांग्रेस को हो गई 104 जी। 22 सीटें हैं जो बीजेपी तीनों बार जीती है। तो बीजेपी बॉम्बे, कर्नाटक, सेंट्रल और कोस्टल में काफी मजबूत है। एक स्टॉक ऑफ सीट्स है जो बीजेपी की आती ही है। अब टिकट तो जो लास्ट में अनाउंस हो रहा है वो हमने देखा है, चुनाव दर चुनाव बीजेपी लास्ट में ही टिकट अनाउंस करती है, क्योंकि आज की डेट में वो पार्टी सिंबल और प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ती है। यानी पीएम मोदी के चेहरे पे या सीएम फेस। यहाँ पे तो सीएम फेस उतना क्रेडिबल नहीं था। आपके इस सर्वे में एनडीटीवी और सीएसडीएस के ओपिनियन में इतनी कम पॉपुलैरिटी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की थी। सिद्धरामैया काफी आगे थे। इनफैक्ट डीके शिव कुमार से भी 10 गुना आगे शिव कुमार, सिद्धारमैया वहां पे। तो लेकिन लास्ट में 2% से 3% एक्सिस माई इंडिया भी कह रहा है कि बीजेपी का वोट बढ़ा है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैलीज की वजह से। यहाँ 19% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट किया है, जो कि यूपी में सिर्फ 8% था ये नंबर। सुदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो रिवाज है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? क्योंकि ट्रेंड 38 साल में ये है कि जो पार्टी सत्ता में है वो वापसी नहीं करती। एक रिवाज तो है ही वहां, और वहां की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बिजनेस जैसी, इतने रिच है वहां पॉलिटिशियन, और किसी भी पार्टी के हो, करप्शन का आरोप लगभग सब पे है और एक जैसा चलता है। तो वहां पर सरकार बदलना है, ये एक फैक्टर हमेशा है। सुदीप जी, अभी भी चाहे तो आप बदल सकते हैं अपना वो प्रेडिक्शन में, बार बार आपको टोकता रहूंगा। मैं तो बोल रहा हूं ना कि मुझे स्लाइट एज दिख रही है, लेकिन मैं एक्सिस बैंक इंडिया का 140 होगा उसको नहीं मानता। मैं 120 तक मानता हूं। और जो 120 में सरकार तो बनी रही है, हाँ, मतलब वो मैक्सिमम है, तो उसका मतलब 105 भी हो सकती है। अच्छा, ये जो आपने रिच कैंडिडेट की बात बताई, 2018 का अगर हम आकलन करें, नहीं एक्चुअली इस बार जो एफिडेविट फाइल किया है उसके हिसाब से देखें तो 224 में से उम्मीदवारों में से 216 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एकदम करोड़पति। करोड़ बहुत छोटा कांग्रेस शब्द के, है। कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 215 कांग्रेस के हैं अमीर, सारे लोग 170 जेडीएस के अमीर हैं। देखिए संकेत, ये करोड़पति से भी ज्यादा एक बड़ा आंकड़ा दिलचस्प ये है कि 100 से भी ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि उम्मीदवार के जो होता है अपने पर्सनल क्लाउड के चलते जीतता है। वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाए, वो जिंदगी उसको मैं एक उम्मीदवार यहाँ उसको वोट स्टैट्यूटरी देंगे। वार्निंग देना चाहती हूँ कि इतने सारे करोड़पति हैं, और देखो चुनाव हुआ अब भी 10 किलो चावल के नाम पे, युवा निधि 2000 रुपए 2 साल के नाम पे, तुमको 3 सिलेंडर फ्री दूंगा, तुमको इतनी यूनिट्स बिजली फ्री दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों का जो आंकड़ा है वो उस राज्य का ऊपरी सतह है। और जिन इलाकों की हम बात करते हैं उनमें जो पुराना हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है, वहां किसानी में अत्यंत गरीबी है, सुखाड़ है। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग ये है कि जब हम कैंडिडेट्स को देख रहे हैं या पार्टीज को देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि करोड़ों का खेल है, लेकिन नीचे तो अभी 10 किलो चावल पे ही चुनाव। बहुत बड़ी हाँ, बात कही। हमें निहाल के पास जाना। निहाल, जो आंकड़े आप फील्ड में हैं, आंकड़े बता दूं, जब जो भी पहला दूसरा राउंड हुआ है, कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 108 है कांग्रेस, 85 पे है बीजेपी, 22 पे है जेडीएस। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हलचल है शिव कुमार जी के यहाँ? देखिए, डीके शिव कुमार जी अभी भी घर के अंदर है। हमें बताया गया कि वो जाग गए हैं, वो टीवी मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद शायद वो नीचे आएंगे और हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रेंड्स अभी आपको मिल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उत्तर कर्नाटका में मुरुगेश निराली पीछे चल रहे हैं, अरे ये तो और बड़ी बात उसी हो उत्तर गई। कर्नाटका में लक्ष्मण सावदी आगे चल रहे हैं। अब ये लक्ष्मण सावदी भी लिंगायत है और मुरुगेश निराली भी लिंगायत है। इस बार बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना सकती थी, इसकी संभावना है। पिछली बार जब येडियुरप्पा को हटा करके मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, वो दिल्ली में बैठ के कर रहे थे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। और लक्ष्मण सावदी जिन्होंने बीजेपी से बगावत की है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि लिंगायतों ने कहीं ना कहीं अपना जो सपोर्ट है उसको स्विच किया है, लेकिन ये शुरुआती ट्रेंड है। एक चीज और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर सोमन्ना बहुत बड़े लिंगायत नेता है, पहले पंक्ति के लिंगायत नेताओं में माने जाते हैं। 2 जगह से टिकट दिया गया था, पहला वरुणा से जहां से सिद्धरमैया खड़े हुए हैं, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था बीजेपी का, वहां से वो पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरा चामराजनगर, वहां से भी वो पीछे चल रहे हैं। और देखिए सोमन्ना की जो परंपरागत सीट है वो बेंगलुरु शहर की चामराजनगर की, गोविंद राजनगर की सीट है, माफ कीजिएगा, वहां पर सोमन्ना अपने बेटे को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ने दूसरे को टिकट दिया। अब वहां जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो पीछे चल रहा है। तो कुल मिला करके ये आपसी जो गुटबाजी है, लड़ाई है बीजेपी के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है और कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया है। और इसका कांग्रेस अगर फायदा उठा पाती अभी फिलहाल पहले 2 राउंड में नजर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि स्थानीय नेता है, 60 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिला स्तर से, ग्राम पंचायत से उठकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी। तो हमारे जो रुझान है उसमें कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ये बड़ी खबर है, आप देखिए 114 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। ये बहुमत के आंकड़े से
कांग्रेस आगे निकल गई पहली बार जो है। हाँ, ये पहली बार हुआ पहली है बार हुआ सुबह से। हालांकि और चैनलों पर तो बहुत पहले से ही कांग्रेस की सरकार बनाई शहजाद हुई है। पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी और हेमंत भी हैं। हेमंत जी भी हैं। शहजाद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये तो इस तरीके की तो उम्मीद आपने शायद नहीं की होगी। मोनिका मेहरोत्रा भी हैं कांग्रेस पार्टी की। जी शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो कुछ देर पहले हम 100 के पार थे, अभी शुरुआती रुझान में वो 100 के पार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 तक स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ होगी। अभी ये बहुत ही जल्दबाजी होगी हार स्वीकारने के लिए या जीत घोषित करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, एक बात तो स्पष्ट है कि रिवाज होने के बावजूद जो वहां पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कल्चर है सरकारें बदलने का, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आपके रुझानों के हिसाब से 84-85 सीटें पर हैं, इसका मतलब कि जो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा हवा खड़ा किया जा रहा था, जो एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था, तो उस लिहाज से तो हम 60 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आज वो नैरेटिव कम से कम ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अब रुझान कहां पर आकर सॉलिडिफाई होते हैं वो 11 साढ़े 11 बजे तक की बात है। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। हां, कुछ लोगों ने 140, 150 ये आंकड़ा भी दिया था, वो शायद अपना आंकड़ा अब भी रिवाइज कर सकते हैं। और आखिरी बात, आप सारे महानुभव बैठे हैं, ईवीएम आज वैलिडेट होगा या ईवीएम फिर से कटघरे में खड़ा होगा, ये जरा कांग्रेस वाले भाई से पूछ लीजिए। मोनिका जी आज ईवीएम को बख्श देंगे। मोनिका जी, आज ईवीएम की तबीयत ठीक है? हाँ, मैडम को पूछ लीजिए। बीजेपी ये कह रही है आज ईवीएम का फीवर तो नहीं चढ़ गया? देखिए सर, ये अब हेल्पलेस से बेबस से लोग हैं, इनकी फितरत है। हार हो जीत हो, इन्होंने कभी भी ह्यूमिलिटी से स्वीकार नहीं की कोई भी चीज हो। बहरहाल, जहां तक कांग्रेस का सवाल है सर, हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी और बखूबी लड़ी। देखिए, नैरेटिव के जमाने अब जाते चले जा रहे हैं। ये जो बार बार फॉल्स नैरेटिव बना के दिखा के मुखौटा प्राइम मिनिस्टर का दिखा के, ये अब नहीं बिक सकता। आई मीन, हर बार ये अगर आएंगे और लोगों को कहेंगे कि और रोने शुरू करेंगे और 91 टाइम्स दिखाएंगे कि मुझे गालियां दी हैं, ये चीजें अब कहीं ना कहीं लोगों के फ्लेवर में नहीं आ रही सर। लोग हकीकत से जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपके विशेषज्ञों ने कहा कि वाकई जमीनी हरकत अगर देखें तो उसमें किसान अभी भी गरीब है, या जो कमियां हैं, तो वो कमी अगर दूर करने की अगर बात करें तो लोगों का रुझान अब उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है सर, ना कि अब। लेकिन मोनिका जी, ये कोई एक तरफा कांग्रेस के पक्ष का रुझान नहीं है। ये बीजेपी, आपको कोई सफाया नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो रुझान भी शुरुआती दिख रहे हैं, बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और अगर त्रिशंकु विधानसभा कहीं बनी तो बीजेपी और जेडीएस का भी आंकड़ा मिलकर बन जाता है, ये मत भूलिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलते। इसलिए हम जो हैं, वी लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल देयर। आप ये जरूर देखिएगा, पुणेवाला जी की तरह नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वक्त बदल रहा है सर। अब लोग वो हकीकत की तरफ जाना चाहते हैं। आपने जो कैमोफ्लेज किया, जो एक मिराज इमेज दिखाने की कोशिश की, वो जो धुंधलापन था, मुझे लगता है लोग अब उस चीज से निकलना चाहते हैं। धीरे धीरे ही आगे बढ़ने में जो है समझदारी है अभी। ओनिका जी, हेमंत जी भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, पहले कि हेमंत जी अपना जवाब दें, मैं सब दर्शकों को और यहां पर भी लोगों को ये बता दूं कि ये जो 220 सीटों पर रुझान आ रहा है अमिताभ जी, उसमें से 172 सीटों पर पहले राउंड की अभी काउंटिंग चल रही है। पहले राउंड शुरुआती है 172 और सेकेंड राउंड की 28। जी हेमंत जी, बहुत बाकी है। नहीं, अभी तो संख्या के बारे में कोई दिशा निर्देश समझना गलत है। हेमंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये जो कहा जा रहा था कि माने बीजेपी 85 सीटें ला रही है, तो हमको आप खत्म कर ले। हमको ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस 2018 में जब मोदी जी का पहला टर्म ही चल रहा था और कांग्रेस की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, तब कांग्रेस भी 80 सीट लाने में कामयाब हो गई थी। तो 2008 में भी 2008 में भी 80। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सीटें आने वाली। पर तो आपने कहा था कि ये गोवा या यूपी बिहार जैसी वो कुछ पॉकेट्स हैं दोनों पार्टी के, जो अमिताभ जी शुरू से कह रहे हैं, दोनों पार्टी के ऐसे पॉकेट्स हैं जिसको वो रिटेन करते हैं। तो उसके कारण वो विपक्ष हमेशा कमजोर विपक्ष आने की प्रथा नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक जो है बाइपोलर की ओर जा रहा है।
अब जिस तरह से जो तीसरी शक्ति थी जनता दल सेक्युलर, वो अपनी उतनी ताकत नहीं दिखा पा। देखिए, जिस तरीके का नैरेटिव दिल्ली में मोदी जी बिल्ड कर रहे हैं, वो खुद इस पॉलिटिक्स को बाइपोलर की तरफ ले जा रहे हैं कि मैं और मेरे खिलाफ कोई नहीं। पर ये तो परिणाम दिख रहे, रुझान तो दिख वो रहे उसका परिणाम यहां भी है कि जिसको मोदी जी या बीजेपी से परहेज है, उसको जो बड़ी पार्टी है उसके साथ जाना होगा। यूपी में अगर ये चीज हुई, दलित वोट अगर कहीं शिफ्ट हुआ सपा के तरफ, तो फिर यूपी 2024 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। नहीं, देखिए बहुत फर्क है उत्तर प्रदेश में और यहाँ, क्योंकि यहाँ एक इंटरनल डिविजन्स जो हैं वो बहुत तगड़े हैं। शेड्यूल कास्ट में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बिल्कुल बंटवारा है। माडिगा, जिनको हम लेफ्ट हैंड बुलाते हैं, वो बीजेपी की तरफ रुझान रहा है। बीजेपी और येदियुरप्पा ने खासा कल्टिवेट किया है। और दूसरी तरफ देवगौड़ा जी का भी मादिगा नेतृत्व जो है उनमें रहा है। मैसूर इलाके में पुराने अगर जेडीएस जीतती है तो उसका कारण है कि उनके पास गौड़ा वोट, लेफ्ट हैंड दलित वोट और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक वोट्स जो है वो रहते हैं। और इसके अलावा जो है माडिगा और होलिया के डिफरेंसेस के अलावा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी भाजपा ने 2018 में खासी बढ़त दिखाई थी। पूरे भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक तरह से रुझान दिखा था। द्रौपदी मुर्मू जी, आप देखें, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति भाजपा का जो बिल्कुल गहरा और लंबा काम रहा है, संघ का लंबा काम रहा है, तो उन सब की परिणति आप देखते थे। लेकिन आज ये देखना होगा कि कांग्रेस इस तरह से अगर सभी रीजन्स में अपने पुराने रिकॉर्ड को बेटर कर रही है और भाजपा से कहीं अगर कम से कम 4 रीजन्स में आगे बढ़ती दिख रही है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लेफ्ट राइट के डिवीजन का क्या हुआ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वोट का क्या हुआ, ये बातें आज दोपहर तक हम जरूर चर्चा करेंगे। शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी करीब अपने 2018 के रिकॉर्ड से 40 सीट ज्यादा पर बेहतर प्रदर्शन हो रहा है उनका। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए 224 में अगर आप 40 सीटों पर आगे हैं, इसका मतलब कुछ तो कार्ड आपने ठीक खेला है। गुरुराज एच, क्योंकि यहां पर जेडीएस के बारे में बात हो रही है, आप प्रवक्ता हैं जनता दल सेक्युलर के। गुरुराज जी, ये एक शॉर्ट्स हैं, ये बता दीजिए, प्रियंका गांधी के शॉर्ट्स हैं जो जाखू में, जो हिमाचल में, वो हनुमान मंदिर है यहाँ भी हनुमान मंदिर है जाखू का। तो वो उसी मंदिर में गई है यहाँ पर और वो पूजा करते हुए ढेर सारे बहुत अधिक, सबसे ज्यादा अधिक रैली जो है प्रियंका गांधी ने की है। 26 रैली, 26 पब्लिक रैली और 8 जो है रोड शो, 34, यानी सब किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी पर ही दांव खेला। आते आते कर्नाटक चुनाव के फ्लेवर बजरंगबली थे। देखिए, आप देख ही रहे हैं, आज भी शुरुआती इसमें ही बजरंगबली जो है वो प्रकट हैं, लेकिन भारत के एक अन्य इलाके से, वहां के अंजनप्पा, कहीं और के जक्खू, किसी और के संकट मोचन, कहीं अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो आप देखिए अनेक रूपों में जो एक ऑर्डिनरी लोग, सामान्य जीवन के जो देव और आराध्य हैं, उनकी बात आज सारा भारत कर रहा है। और इसका क्रेडिट तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस ने संकोच नहीं किया है बजरंगबली की जय बोलने के बाद। जब बीजेपी ने बोली तो कांग्रेस ने भी शुरू में शुरू मिलाया, कहा कि हर जगह मंदिर बनाएंगे। उन्होंने भी जोर से बोला, जोर से बोला। काफी टाइम से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस को वोट करने की। मजेदार बात यह है कि इन इलाकों में जहां ओल्ड मैसूर की बात करते हैं, वहां के आराध्य और देव उत्तर भारत के आराध्य से अलग हैं। जैसे मांड्या में जहां इतनी राजनीति हो रही है, और गौड़ा के अपने मंजुनाथ का मंदिर है वहां, और सभी जगह हनुमान है, लेकिन वो एक सेवक की भांति एक और मूर्ति थी। तो इस बार एक नॉर्थ इंडिया का डिस्कोर्स जो है वो एक सेंट्रल डिस्कोर्स बन के और उभरता है। एक बार अगर आप मुझे इजाजत दें, गुरुराज जी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जेडीएस के प्रवक्ता हैं गुरुराज एच। गुरुराज जी, देखिए ऐसा है, बीजेपी अगर 25 खो भी देगी तो वो मजबूत विपक्षी कहलाएगी अगर 80-85 सीट पर आके सिमट जाती है। लेकिन अगर आप 12 सीट या 15 सीट खो देंगे तो आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक वर्चस्व, पॉलिटिकल क्लाउड कम होगा? जी बिल्कुल नहीं, अभी 1 राउंड तो हुआ है। ये सब क्या है, अभी 12 बजे तक तो पूरा निकल के आएगा। और हमने अच्छा प्रचार किए थे, जो काम किए थे उसके बारे में बता के, और जो करने वाले हैं वो बता के हम वोट मांगे थे जनता के सामने। और नतीजे जो है अभी जो आप दिखा रहे हैं आंकड़े, ये तो 1 राउंड का है, फर्स्ट राउंड का है। और अभी जो है 12 बजे तक इसका आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन जो भी हो जाए, हमेशा हम एक
योद्धा की तरह खड़े रहते हैं हमारे प्रदेश के लिए। और हमारे प्रदेश के इश्यूओं को लेके, जो मुद्दे लेके ये दोनों पार्टियां नहीं आए, फिर भी जनता के सामने हम झुकते हैं। लेकिन वो झुकने का जो भी है, रिजल्ट जो भी आए, चाहे हमारा 50 आए या 100 आए या 10 आए, वो हमको मायने नहीं रखता। जो हमको जो बोलना था और जनता के सामने कैसे जाना था, वैसे गए हम। और हमको वो तसल्ली है कि जनता ने अब 12 बजे तक ये देखना है कि जनता हमारे साथ कैसे जुड़े हैं और कैसे हमारे इरादों को, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, वो कैसे वो लोग स्वीकार कर रहे हैं और हमको आगे कैसे निकलना है और आगे हमारा होराट कैसा रहना चाहिए, ये हमको भी देखना है सर। जी, शुरुआती रुझान सारे आ गए हैं। 224 सीटों पर, सारे 224 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। और इसमें जो आंकड़ा है 118 कांग्रेस के लिए, 80 बीजेपी के लिए और 24 जेडीएस के लिए, जिसमें कांग्रेस को करीब 38 सीटों पर फायदा दिख रहा है, बीजेपी को 24 पर और जेडीएस को 13 पर। और चुनाव आयोग जो है उसके भी आधिकारिक आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े क्या हैं? 55 सीटों के रुझान चुनाव आयोग के मुताबिक आ चुके हैं। इनमें 55 में जो है 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 38 पर कांग्रेस पार्टी आगे है और जेडीएस जो है वो 2 सीटों तो एक ट्रेंड साफ साफ हमको दिख रहा है कि एक मजबूत बढ़त सुदीप जी कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी भी आप सुधार लीजिए, मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, उसके बाद में आपको चांस 17 चैनलों में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं 120। चलिए, अमिताभ जी बहुत देर से कुछ करना था। देखिए, जेडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 28 सीटें, जो पिछले 4 चुनावों में उनका मिनिमम है और उससे भी कम आती अभी नजर आ रही है। पिछले बार 37 थी, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर रहेगा जेडीएस को देखने के लिए। और अगर आप इलेक्शन कमीशन का रुझान बता रहे हैं तो उसमें वोट शेयर क्या है वो देखना काफी। 75 हो गए, 75 का आगे, 23 है, 44 पर कांग्रेस है और 7 पर जेडीएस है। और 38% वोट शेयर है बीजेपी का और 44 जेडीएस 10% पे है। 10%, पिछली बार 18% पे थी 18 वोट शेयर। तो यानी कि ये लॉस हुआ है और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता है 8% का लॉस बहुत बड़ा लॉस। और कांग्रेस 44.4% वोट शेयर। काफी गैप, काफी गैप, 7% का गैप तो काफी होता है। और 38% में भी दिख रहा है कि जो हसन का इलाका है उतना मजबूती से जेडीएस के साथ नहीं है। नहीं, 38% वोट शेयर से 2018 में अगर कांग्रेस 44% पर चली गई, तो ये एक मजबूत, और वो लार्जली जेडीएस से आ रही है। जेडीएस है, क्योंकि इसका मतलब बजरंग दल की जो बात है, मनीषा जी, बजरंग दल की जो बात है, अखिलेश जी आप वो वही बात कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा हुआ? कांग्रेस का फायदा तो है ही है, क्योंकि मैंने कब से कहा था कि बजरंग बली की जो बात थी, बजरंग दल के बैन की जो बात थी, वो कांग्रेस ने जेडीएस से अपने आप को ओल्ड मैसूरू रीजन में कॉन्टेस्ट में लाने के लिए किया। और कहीं ना कहीं जेडीएस का जनाधार जो है, हासन और मंड्या, देखिए ये कृषि आधारित इलाके हैं, यहाँ का गढ़ और केंद्र जो है ज्यादा जेडीएस रहा है। और वो कलिगा के वोट यदि नहीं भी आ रहे हैं और इन इलाकों में कांग्रेस की यदि बढ़त हमको दिखती है, और वोट शेयर कांग्रेस का देखिए, बीजेपी रफली स्टेबल है 2018 के अपने वोट शेयर पे, और कांग्रेस का इतना इजाफा आप देखते हैं तो वो प्योरली जेडीएस और ओल्ड मैसूरू रीजन से ये पूरा का पूरा खजाना जो उनको आता है। तो ये दूसरी बात ये है कि ऐसा अगर होता है, अभी हम जानते नहीं, लेकिन ऐसा अगर होता है कि कांग्रेस जेडीएस पर भारी पड़ती है, तो कांग्रेस एक नई राजनीति का स्क्रिप्ट भी लिखेगी और वो राजनीति का स्क्रिप्ट होगा ओबीसी प्लस दलित वोट बैंक पे आगे बढ़ना। यानी कि इस इलाके में कांग्रेस अपने 2 चेहरे जो हैं, डीके शिव कुमार प्लस सिद्धरमैया से एक रेनबो कोalition स्टिच कर पाएगी, जो 2014 से कांग्रेस पिछड़ती रही है भाजपा से इस मामले में। अपने सहयोगी मनीष के पास चलते हैं। मनीष, 120 का आंकड़ा जो है करीब करीब कांग्रेस पहुंच रही है, आप बताइए। 121। निश्चित रूप से इस बार के रुझान से ये 2 बातें अभी तक साफ हो गई है मनोरंजन की। जो एग्जिट पोल के जो ट्रेंड थे, एग्जिट पोल में जो आया, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और अभी तक की जो एक पहले घंटे या 1.5 घंटे की जो कहानी है वो यह है कि जेडीएस कोलैप्स कर गई है। जेडीएस के कोलैप्स करने का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और अभी आप माहौल की बात करेंगे मनोरंजन, तो हम आपको दिखा दें कि बीजेपी दफ्तर में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये सज्जन हैं, झंडा लेके आए हैं, आप झंडा लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो हार रही है। बीजेपी मल्लेश्वरम, अश्वत्थ नारायण। अच्छा, अश्वत्थ नारायण। तो समर्थक जो हैं अभी भी होपफुल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो यहाँ पर ट्रेंड्स आ रहे हैं उस ट्रेंड में
कांग्रेस पार्टी की बढ़त लगातार बरकरार है और बीजेपी के नेता अब एक तरह से मान रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था, खासकर महंगाई का, भ्रष्टाचार का, 40% कमीशन का, या जो उनके 5 वायदे थे, वो बीजेपी के पूरे चुनावी अभियान पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल चुनाव के दौरान प्रचार किया, लेकिन मनोरंजन आप जानते हैं कि वो पिछले 6 महीने से कर्नाटक हर महीने या हर 15 दिन में एक दिन 2 दिन के लिए आ रहे थे, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जो भी सीटें आ रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन से एक तरह का उनको काफ़ी फायदा हुआ, उससे कम सीटें भी आ सकती थी। लेकिन ये कहने की बात है, फिलहाल ये लग रहा है, ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर, पहली बार लग रहा है कि वो बहुमत का आंकड़ा यहाँ आज तक न बीजेपी को मिला था, न कांग्रेस पार्टी को भी पिछले 2 चुनावों से नहीं मिल रहा था। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। मनोरंजन रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह, मतलब इससे पहले कि मतपेटियां खुली नहीं तभी से ढोल बज रहा था, भांगड़ा हो रहा था, बहुत आश्वस्त थे कि जीतेगी पार्टी। आश्वस्त थे या तुक्का लगाए, जो भी हो, लेकिन लग गया। एग्जिट पोल के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि शायद एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा ही होता दिख भी रहा है। कुछ चैनल्स में तो कांग्रेस जो है वो 150 सीटों तक भी आगे दिखाई दे रही है, और जो एग्जिट पोल में एक दो भविष्यवाणी भी की गई थी। कांग्रेस कर्नाटक जीतने में कामयाब हुई थी, तो मतलब यह है कि जो सेंटर के इश्यूज हैं और जो सेंटर का पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कर्नाटक के स्टेट इलेक्शन पे इफेक्ट नहीं करता। अगर क्योंकि 2013 के बाकी जितने राज्य चुनाव हुए सब में बीजेपी जीती। नहीं सर, एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट होते हैं ना, माफी चाहता हूं सर मनीष, आप उसके बाद टिप्पणी आपकी चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात कही कि पहली बार कांग्रेस या बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छू रही है, ये बहुत बड़ी बात है जी। 38 साल में पहली बार, सॉरी 38 साल में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा। पवन खेड़ा एक बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आइए पहले वो सुन लें। मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। तो क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ आपके पास आएगी? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। So how do you see the trends coming in right now from? Very encouraging, predictable, but very encouraging. We are absolutely confident of forming a government with absolute majority. So 5 guarantees worked, not Bajrang Bali? 5 guarantees worked. God has been kind. And the negative campaign, the divisive campaign of the Prime Minister personally did not work. बार जो है 120, यदि मान लीजिए 120 जो आंकड़े जो हमारे पास हैं, यदि हम उसी को माने तो 38 साल में, जैसा अखिलेश ने भी कहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर ला रही है। क्या ये आपको क्या बदलाव है, कांग्रेस इसका कारण क्या है? कांग्रेस ये कह भी रही थी कि इस बार शायद हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन इसका मूल कारण वही है, 2 चीजें। एक तो जो लोकल गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो थी। माने सर्वेस में भी आया कि चीफ मिनिस्टर आप देखें, अगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर 30% से भी कम रेटिंग ला रहा है तो मतलब बहुत खराब हालत है। वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसके कारण वहां पर लोग सरकार जो बदलने का ट्रेंड है वो और एग्रीवेट हुआ, और उसके कारण ये लीड हमको दिखाई दे। अखिलेश, इसका मतलब वहां भी रेटिंग का चक्कर है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए बम्बई को चेहरा बीजेपी ने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। अमूमन पार्टी कहती है कि जहां पर हमारे मुख्यमंत्री होते वही चेहरे होंगे, लेकिन कर्नाटक में इस तरह से खुलकर के बीजेपी ने नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास था कि शायद बम्बई के चेहरे पर उन्हें वोट ना। और एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि उनका मेन बेस लिंगायत है, जो मोटिवेटेड नहीं था इस बार। मोटिवेटेड तो था इसलिए कि पंचमशाली जो थे वो बिल्कुल धरने पे थे कि हमको रिजर्वेशंस दिया जाए। 15% नहीं दिया गया, लेकिन 2% तो दिया ही गया। तो एक तरह से लिंगायत, एक मुख्यमंत्री गए, दूसरा मुख्यमंत्री भी लिंगायत रहा। लिंगायतों में नए नेता मुरुगेश निवानी, सीसी पाटिल, इन सब पे, और अमित शाह जी स्वयं गए घर येदियुरप्पा जी के, ताकि जो अटकलें लगाई जा रही थी उन सबको उन्होंने बंद किया। बहुत वार्म ग्रीटिंग अमित शाह जी की हुई। विजेंद्र जी स्वयं फूलों का गुलदस्ता लेके उन्होंने अमित शाह जी को दिया।
तो लिंगायतों के मठाधीश जो हैं, वीरशैव लिंगायत के एक फोरम ने कांग्रेस के पार्ट पे एक वो इशू किया, लेकिन मठाधीशों ने कहा कि नहीं, ये हमारा आधिकारिक एक तरह से कोई ये डिक्लेरेशन नहीं है। तो लिंगायत जनाधार जो है वो सभी सर्वेज में भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ रहा, और बीजेपी ने काफी कोशिश की कि उनका ये मठ जो है वो बरकरार रहे, और मुझे लगता है कि जनाधार ये बना रहेगा। आप जो रीजन वाइज दिखा रहे हैं, बॉम्बे कर्नाटक में बीजेपी को भारी नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान, जो कि लिंगायत गढ़ है। लिंगायत गढ़ है। पिछली बार भी हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी पीछे थी, लेकिन इस बार अगर बॉम्बे कर्नाटक में पीछे चल रही है, जहां से बम्बई लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जरूर थोड़ा बहुत लिंगायत समाज का उस तरीके से चला नहीं जैसे बीजेपी 29 में से 15 सीटों का नुकसान हो रहा है वहां तो पर। बीजेपी कांग्रेस को 5% वोट का फायदा है। और बीजेपी ने कैलकुलेटेड रिस्क भी तो लिया। बीजेपी ने ये कहा कि शेट्टार और सावड़ी को हटा के भी हम घटेंगे नहीं। कहीं न कहीं देखिए, येदियुरप्पा जी हों, शेट्टार हों, सावड़ी हों, इनके कद के लिंगायत नेता कांग्रेस के नहीं है, और कांग्रेस के पास तो एक हिस्ट्री भी थी कि पीछे भी लिंगायत के जब मुख्यमंत्री बने, चाहे वो वीरेंद्र पाटिल थे, निजलिंगप्पा थी, राजीव गांधी ने हटाया था बिल्कुल। तो कहीं न कहीं बीजेपी का अपना जनाधार लिंगायतों में मजबूत था। इस चुनाव में देखना होगा कि वो जनाधार थोड़ा बहुत कम जाए एक हवा में, वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटी अगर बना रहता है, लेकिन वोट तो बढ़ रहे हैं बीजेपी के 3%, पिछली बार की तुलना में बीजेपी के वोट ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर लिंगायत जनाधार तो बना रहेगा। क्योंकि ओल्ड मैसूरू में बीजेपी अच्छा कर रही है पिछले बार के कंपैरिजन से, और उसकी वजह से भी कांग्रेस वहां जो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट पर एक बात तो साफ है इन आंकड़ों से। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी की नेट लूजर इस चुनाव में जनता दल सेक्युलर रही। 7% वोटों का 7% नुकसान, वो भी एक छोटी पार्टी को हो जाना, ये तो मतलब उसको दूसरे तरीके से देखिए जरा पहले हेमंत जी। जी सर, मुझे माफ करना कि थोड़ा देरी से मैं ज्वाइन हुआ। हाँ, ऐसा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जेडीएस को। इसका कारण यह है कि डीके शिवकुमार हैज मैनेज्ड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन ए वेरी सटल वे। तो उनका एक कैंपेन रहा कि आप देवेगौड़ा को एक बार मौका मिला था, दिया था, आप कुमारस्वामी को 2 बार मौका दिया था, मुझे एक बार मौका दीजिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। सो दिस कैंपेन, दिस laced with some sentiments and emotions, this has resulted in majority of the Vokkaligas shifting their loyalty to Congress party with a hope that हमारा डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकता है अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आया तो। दैट इज द रीजन व्हाई जेडीएस का ये नुकसान हो रहा है, नंबर 1। नंबर टू, in this old Mysore region, Vokkaliga dominated old Mysore region. It was Amit Shah and Narendra Modi जबरदस्त कैंपेन किए हैं, रोड शोज किए हैं, पब्लिक मीटिंग किए हैं, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक में, मतलब खास तौर पर मुंबई कर्नाटक में तो लिंगायत का वोट आएगा ही आएगा, लेकिन हम वोक्कलिगा वोट को लेना है, कंसोलिडेट करनी है, इसलिए जबरदस्त कैंपेन किया। तो ये भी एक कारण है कि लिंगायत में वोक्कलिगस may have shifted their loyalty away from JDS. Majority of them have gone to the Congress because of DK Shivakumar and थोड़ा बहुत बीजेपी को भी मिला। हेमंत जी, आगे बढ़ने वाले एक, जब जैसे आपने जो बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी बात से ऐसे लगता है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो उसके बाद फिर वो एक कलह जो उसको छत्तीसगढ़ में झेलना पड़ा, राजस्थान में झेलना पड़ा, मध्य प्रदेश में झेलना पड़ा, बिल्कुल वही चीज कर्नाटका में भी झेलनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि हाईकमांड विल डिसाइड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम करके बोलते हैं, वेरी वेरी सेफ एंड कन्वीनियंट रिप्लाई देते हैं, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि अरे बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ तो नाम कैसे रख दे, होगी, बच्चा होगा, देखेंगे फिर बाद में करेंगे करके। सो दे आर प्लेइंग वेरी सेफ गेम, बट इट इज अ फैक्ट। लेकिन शीतल समर चल रहा है, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया का एक शीतल समर चल रहा है। क्या इस शीतल समर को मतलब खत्म करने के लिए तीसरा आदमी को लेके आ सकते हैं क्या कांग्रेस ने?
वही बात मैं कोई dark horse। हेमंत जी मैं दो बातें करना चाहता हूं कांग्रेस के सोर्सेज से। एक तो ये कहा जा रहा कि डीके के शिव कुमार के ऊपर ईडी के चार्जेज हैं, क्या उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा जो आपने तीसरे आदमी की नाम ली, वो बहुत बड़े आदमी है कांग्रेस के, जो वहीं से हैं, उनके और उनके बेटे के बारे में नहीं तो खड़गे का तो नाम लिया हाँ, गया ना, तो ये चुनाव नाम भी प्रचार चल रहा किया है, गया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी वे एक मुझे एक समय देना 10 सेकंड तक। आई फुल्ली एग्री विथ यू। डीके शिव कुमार के खिलाफ केस है, ईडी केस है, सीबीआई केस है, जो भी है, ये शीतल समर को खत्म करने के लिए तीसरा आदमी को लेके आ सकता है। वो तीसरा आदमी कौन है? हु इज द डार्क हॉर्स? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके आ सकता है? ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वरिष्ठ नेता है, दलित समुदाय के हैं, हैदराबाद पिछड़े इलाका का, जो हैदराबाद कर्नाटक का, वहां से आते हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है, मेरा एनालिसिस है कि कांग्रेस पार्टी इज लुकिंग बियॉन्ड 2023 अप टू 2024। इस बार अगर एक सिंपल मेजॉरिटी में सत्ता में आ गया तो 2024 में भी हम बीजेपी का इन्फ्लुएंस कम करनी है, इसलिए लिंगायत वोट को हम हासिल करनी है, बीजेपी से वापस लेके आना है बीजेपी लिंगायत वोट को। इसलिए क्या कांग्रेस पार्टी ने जो गलती 1990 में किया था, वीरेंद्र पाटिल को हटा के जी, क्या उसको ठीक करने के लिए, उसको फिर से विश्वास जीतने के लिए, क्या एक तीसरा आदमी लिंगायत को लेके आ सकते हैं क्या मुख्यमंत्री के रूप में? जी, वो लिंगायत कौन है? मतलब एक वरिष्ठ नेता है लिंगायत कम्युनिटी के, शामनूर शिवशंकरप्पा, वो अखिल भारतीय वीर सेवा महासभा के अध्यक्ष है, उसका उम्र है 90। और मैं अभी जो कहने जा रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के शीतल समर के बीच में एमबी पाटिल बन सकते हैं क्या मुख्यमंत्री? मनीषा जी, मल्लन गौड़ा बसंत गौड़ा पाटिल वो बीजापुर के हैं, नंबर 1 बीजापुर। आपने एक और नाम बता दिया आप। जी मैम, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी से यह सवाल, ऐसा नहीं कि वो डार्क हॉर्स हैं, ये सवाल उनसे कैंपेन के दरमियान किया गया। एक विस्तृत इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाता हूं। उनके स्पीचेस को अगर देखिए तो कांग्रेस यदि लेफ्ट ऑफ सेंटर जाती हुई कर्नाटक में दिख रही है तो बहुत बड़ा हाथ उसमें खड़गे जी का है। राहुल गांधी का जो नया अवतार आप देखते हैं, ठीक वही कोलार जहां से कि राहुल गांधी पर एक कोर्ट ने यह तय किया कि उन्होंने किसी चिन्हित जाति का अपमान किया है, वहीं खड़गे जी के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि कास्ट सेंसस को वापस ले आना होगा। और कास्ट सेंसस ही वो कड़ी है या शीतल समर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो शीतल समर चाहे तो लोगों के बीच हो सकती है या जाति के जो बैलेंस है उसमें हो सकती है। जातिगत बैलेंस में कांग्रेस ओबीसी की राजनीति में कहीं हार चुकी थी, मंडलाइट दलों से हारी थी, जिसके चलते कि रीजनल पॉलिटिक्स आबाद हुए और अब भाजपा से बुरी तरह हार रही थी। वो खड़गे जी दलित होते हुए भी उन्होंने इस बात को फिर से उजागर किया और बीजेपी का जो रिजर्वेशन कार्ड था उसके खिलाफ में उन्होंने कास्ट सेंसस की बात जो है, और इस बात को क्रेडिबल तभी माना गया जब खड़गे जैसा दलित नेता इस बात को कह रहा था। सही कहा आपने। तो खड़गे की छवि जो आज बड़ी छवि है और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की दावेदारी में कहीं वो फंसने वाली है। मुख्यमंत्री पद का मेरा अपना जो आकलन है कि ओल्ड मैसूर में जो दुधारी लड़ाई है, ये शीतल समर कहीं भी नहीं, बिल्कुल मल्टीपल गेम्स का इक्विलिब्रियम ढूंढना होगा, उसमें अब भी पुराना मैसूर वो महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं देखने वाली हूं कि यहीं से कोई पुराना हॉर्स या कि अस्तबल का कोई नया घोड़ा इसी इलाके से आता है। जरूर। और सबसे बड़ी बात है कि खड़गे जी के रूप में कांग्रेस को पहली बार एक फुल टाइमर जो अध्यक्ष मिला, वैसा अध्यक्ष मिला जो कि 56 साल से राजनीति में है और दिन रात राजनीति के बारे में सोचता है। मुझे कहा जा रहा है कि हमारी सहयोगी प्रतिभा तैयार है, वहां चलते। प्रतिभा, बताइए क्या अपडेट है आपके पास?
जी, मैं अभी देवेगौड़ा जी के घर के सामने खड़ी हूँ और यहाँ की माहौल जो है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही साइलेंट है, एकदम की सीरियस माहौल है यहाँ पे। और थोड़ी देर पहले कुमारस्वामी जी ने मीडिया से बात की और उसके बाद उन्होंने एक मंदिर भी गए थे। अब देखना पड़ेगा कि जेडीएस जो है वो एक वेट एंड वॉच गेम खेल रही है, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी की जो T20 मैच चल रही है। और अब देखना पड़ेगा कि जेडीएस की प्लान क्या होगी। एक खास बात ये भी है कि कुमारस्वामी जी ने जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। वो ये भी कह रहे थे कि मीडिया और पोल एक्सपर्ट्स जो है ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक बड़ी तरफ से यहाँ की उनकी स्कोरिंग होगी और मैं एक छोटा आदमी हूँ और जेडीएस भी एक छोटी सी पार्टी है। अब देखना पड़ेगा कि थोड़ी देर बाद इनकी लक जो है वो पलटेगी या नहीं, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्मॉल मैन जो है और छोटी सी पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी कि नहीं। जरूर हम आपके पास आते रहेंगे, कोई भी अपडेट होता है तो हम आपके पास तुरंत आएंगे। अमिताभ जी आपके पास बढ़ रही है, देखिए जेडीएस की अभी 27 हो गई थी। आप कुछ कह रहे थे 27 मिनिमम 28 उनका है, तो अभी जेडीएस देखिए यहाँ पे वोट शेयर से सीट शेयर को कंपेयर नहीं किया सकता जी। तो जेडीएस आप देखिए अगर 27 पे थी अभी कुछ देर पहले, उतना बुरा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज एवरेज ऑफ एग्जिट पोल्स उसको 23 सीटें बता रहा था। सिद्धरमैया की बढ़त आप दिखला रहे थे अपने स्क्रीन पे, डीके शिव कुमार की भी दिखा रहे हैं। सिद्धरमैया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वरुणा, यहाँ पिछले बार भी जो विक्ट्री वगैरह थी वो बड़े नैरो मार्जिन से, दूसरी जगह से हालांकि सिद्धरमैया जीते थे, बादामी से भी बड़े छोटे स्लेंडर मार्जिन से वो जीते थे। वरुणा सीट की खासियत ये कि सिद्धरमैया इस इलाके में बहुत प्रचलित नेता हैं, लेकिन इस बार उनके पुत्र जो थे राकेश जी, जो अब नहीं रहे, उनके बेटे अपने ग्रैंडसन को लेके गए धवल राकेश को, और उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, अभी तो ये पोता है मेरा, पढ़ाई कर रहा है, आगे ये जो है यहाँ की राजनीति लेके चलेगा, ये कह चुके हैं। लेकिन दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैसूर का ये वो सीट है वरुणा जहां लिंगायत मत भी महत्वपूर्ण है। तो यहां से सिद्धरमैया यदि बढ़त बनाते हैं तो वो उनकी पुरानी छवि 2018 तक वाली जो भाग्या स्कीम्स थे, पूर्णा स्कीम्स थे उनके, और इंदिरा कैंटीन्स की जो बात उन्होंने की थी, जिसकी वजह से आज भी देखते हैं कि उनकी लोकप्रियता जो है काफी महत्वपूर्ण रही है। तो वरुणा से कैसे वो जीतते हैं और कितने मार्जिन से, देखने वाली बात है। जाएंगे सुदीप जी, अभी आप रिवाइज कर लीजिए। आप देखिए ये जो बात है इसी के कंटिन्यूएशन में कि वो अगर वरुणा से जीत रहे हैं तो किसके अगेंस्ट, सोमन्ना के अगेंस्ट जीत रहे हैं, जो लिंगायत कैंडिडेट जी लिंगायत कैंडिडेट है। और ये कहा जा रहा था कि सिद्धरमैया फंसे हुए हैं, तो वाकई में सिद्धरमैया का ही आज की डेट में जितनी चर्चा हो रही चीफ मिनिस्टर के नाम पे, मुझे लगता है कि अंततः सिद्धरमैया ही इस बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस फिलहाल वही है। सिद्धरमैया को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, जेडीएस से आए हैं वो, पहली बात तो कांग्रेस के हैं भी ज्यादा जल्दबाजी है, क्योंकि अभी कई सारे राउंड्स की गिनती बाकी तो है, अभी पहले दूसरे राउंड की हैं, तो अभी हमें थोड़ा इंतजार 2024 को ध्यान में रख के अभी ये दोनों को वो कहा जाएगा कि आप एक रहिए जी और चलिए। मैडम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद तुरंत आते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम लगातार इस कवरेज पे बने हुए। करीब 2 घंटे हो गए हैं मतगणना शुरू हुए, और कर्नाटक के जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े के आसपास घूम रही है, यानी कभी कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है। जाहिर सी बात है कि तस्वीर साफ होने में अभी काफी वक्त लगेगा। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, ये बार बार स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। अभी आप ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि चुनाव परिणाम क्या इन रुझानों के मुताबिक होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे गिनती हो रही है हम आपको पल पल की जानकारी लगातार दे रहे हैं। साथ ही इसके हिसाब से बनते बिगड़ते समीकरणों पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अमिताभ तिवारी जी हैं, मनीषा जी भी हमारे साथ हैं। मनीषा जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह के रुझानों पर आप चर्चा कर रही थी, और जो व्यक्तिगत चुनाव की अगर बात करें, सिद्धरमैया की सीट के बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन शिकारीपुरा की सीट के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये वो सीट है जो येडियुरप्पा जी के साथ लगातार रही, और अब एक तरह से अपनी राजनीतिक विरासत वो अपने बेटे को दे रहे हैं। जब बीजेपी के
उम्मीदवारों की सूची आई तब ये कहा गया, सिद्धारमैया कुमार स्वामी जी के शॉट्स हैं, ये मंदिर में गए हैं दर्शन करने के लिए और ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी तक के जो शुरुआती रुझान है मनोरंजन वो कुमार स्वामी के लिए शायद बहुत अनुकूल नहीं होंगे। वो इस उम्मीद में थे कि वो या तो किंग बने या किंग मेकर बने, लेकिन अभी फिलहाल तो वो उन्हें इंतजार ही करना होगा। तो शिकारीपुरा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या आप मानती हैं कि राजनीतिक विरासत एक तरह से येडियुरप्पा ने अपनी सौंप दी है? जी हाँ, राजनीतिक विरासत सौंपी है। विजेंद्र जी को जो सीट मांगा उनके लिए वो सीट दी गई। पिछली बार आपने देखा था कि उनको कहीं और से लड़ना पड़ा, वरुणा आना पड़ा। तो इन चीज़ों को देखते हुए येडियुरप्पा जी, यद्यपि कि वो अब एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल रिटायरमेंट में हैं, लेकिन उनकी बातें केंद्र में जो भाजपा है उन्होंने मानी और बहुत ही सम्मानीय तरीके से उनके पुत्र को ये सीट जो है वो दी गई है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहूँ कि जो पीछे की हलचल थी उसमें रिजर्वेशन का जो मुद्दा बीजेपी ने कार्ड खेला और उसको लगा था कि उसको इसका पूरा नफा मिलेगा, वहां शेड्यूल कास्ट में भाजपा ने इंटरनल रिजर्वेशंस किए थे और शेड्यूल कास्ट में ये माना गया कि बड़ा खुश होंगे कि भाई इंटरनल रिजर्वेशन से हमको बढ़ रहा है। वहीं बंजारा जाति जो बीजेपी के समर्थक बहुत नाराज हुई और येडियुरप्पा के निवास बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री, लेकिन नाराजगी येडियुरप्पा को दिखाई गई। तो येडियुरप्पा का भी सम्मान जो है वो बना हुआ है। हालांकि बाद में कोशिश की थी, स्वामी की बात कर लेते हैं, वो तस्वीरें आ रही है जरा। आप कह रहे थे कि 27-28 सीट तो जेडीएस को आनी चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि वो उनका एक तरह से बेस है लास्ट 4 चुनावों में और आई थिंक 10 सीटें ऐसी हैं जो वो 3 बार जीते हैं लास्ट 3 चुनावों में। तो वोट शेयर टू सीट शेयर कंपैरिजन वैसा नहीं, लेकिन इनका रोल तभी आएगा जब एक हंग असेंबली हो और एक डिसेंटली हंग असेंबली हो। आपने जो 5 का आंकड़ा बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर्स 5 हैं जो पिछली बार से बढ़ रहे हैं, यानी कोई भी अगर 4-5 सीटें कम आता है तो अदर्स का उनको सपोर्ट बिल्कुल मिल सकता है। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया, क्योंकि काफी शुरुआती रुझान ये भी है, हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव में जो है यही इसी तरह से परिणाम होंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं, क्या बीजेपी इससे निराश है या अभी पार्टी को उम्मीद है कि आगे शायद उसका पलड़ा भारी होगा? नहीं, देखिए, हमें तो पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से वहाँ की जनता का समर्थन प्रेम हमें मिला, जिस तरह से रोड शो में या पब्लिक मीटिंग्स में जिस तरह भीड़ से लोग जनता ने आके वहाँ पे समर्थन दिया और प्रेजेंस अपनी दिखाई, और मैं तो खुद भी काफ़ी जगह गया था और जगह जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में या कोस्टल एरियाज़ में, नॉर्थ कर्नाटक में, सब जगह पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था डबल इंजन सरकार का और वेलफेयर स्कीम में जिस तरह से पेनिट्रेशन कर्नाटक में, जहाँ पे भी प्रदेश सरकारें सेंटर से कोऑपरेट करके जनता के हित में काम करती है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब का अगर आप पेनिट्रेशन का डेटा देखेंगे तो वो देखेंगे कि कर्नाटक और या तो गुजरात या मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से है। तो और वहीं जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के फ्रिक्शन के साथ जो सरकारें हैं प्रदेश की, चाहे वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, वहाँ पे उनका पेनिट्रेशन जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत ही पुअर है, क्योंकि प्रदेश सरकारें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी और कांग्रेस और जेडीएस किस मुद्दों पे चुनाव लड़ी। या तो वो पार्टी में किसी परिवारवाद के ऊपर से चुनाव लड़ रही हैं या किसी एक व्यक्तिवाद के ऊपर चुनाव लड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कर्नाटक में जो विनिंग परसेंटेज है 1-2% से भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो अभी ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट है, अभी पता चलेगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि डेवलपमेंटल एजेंडा कर्नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इकोनॉमी को कैटलाइज कर सकती है भारत की, और उसमें पोटेंशियल है। उसको ट्रूली रियलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही मजबूती से उस काम को आगे ले जा सकते हैं और वहाँ की जनता प्रतिशत में भी काफी अंतर पड़ जाता है। आपको बता दें कि अब जो रुझान आ रहे हैं वो सारे के सारे ईवीएम के हैं, पोस्टल बैलेट के रुझान अब नहीं है, अब ये सारे ईवीएम के रुझान है, पहली बात। और दूसरी बात, जो अंतर की बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रहा है, करीब 7% का। ये चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ 7% का अंतर दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार किया है, वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में आपके थोड़े बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गोपाल जी, नहीं, देखिए, अल्टीमेटली फाइनल तो जो रिजल्ट आता है वो जनता का डिसीजन हम लोग
पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। ये तो कांग्रेस है कि जीत गए तो अपने आप को, अपने कार्य को, अपने प्रणाली को और उसको उसकी पीठ थपथपाते रहो, हार गए तो ईवीएम के ऊपर टीकरा फेंक दो, यही उनका कार्य रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप इलेक्शन को एनालाइज करेंगे तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, चाहे प्रधानमंत्री के प्रति एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना हो या धार्मिक मतान्धता के अंतर्गत बजरंग दल को बजरंग बली या राम सेतु जैसे इश्यूज के ऊपर अपनी बात करने की बात हो, उनकी डिविजिव पॉलिटिक्स और कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट बैंक का उनका पॉलिटिक्स है। और बाकी मेजॉरिटी को जातियों में डिवाइड कर दो, इसी एजेंडा पे वो चलते हैं। और अल्टीमेटली वो जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, जो किसान सम्मान निधि में ये पैसा देंगे, इस तरह से फ्रीबीज देंगे, उसका बजट में प्रावधान कैसे आएगा, रिसोर्सेज कहाँ आएगा, उन्होंने कहाँ बताया। तो अल्टीमेटली उन्होंने प्रॉमिस ना हिमाचल में पूरे किए हैं। जी, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जो भी सरकार यदि कांग्रेस की बनती। गुरुराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीएस। अभी हम देख रहे थे कुमारस्वामी मंदिर में ही है, पूजा कर रहे हैं। गुरुराज जी, आप बताइए, जेडीएस यदि इतने कम सीट पे सिमटती है तो फिर किंग मेकर आप शायद नहीं रह पाएंगे। नहीं सर, मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, 1 घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए और क्या होता है देखते हैं। उसका उत्तर तो 1 घंटे के बाद ही आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी शायद सेकेंड राउंड का काउंटिंग हो रहा है और जितने बीजेपी के बहुत सारे सचिव लोग अभी पीछे हैं, बहुत सारे 10-12 लोग पीछे हैं, वो आगे आने। अभी देखिए एचडी कुमारस्वामी भी पीछे थे, अभी आगे है। ऐसा होता रहता है और मेरे ख्याल से इस बार हमारा 40 से ऊपर आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, कई सारे मंत्री जो है वो पीछे हैं, जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन 1 घंटा हम इंतजार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अभी तो हम जो तस्वीर दिख रही है उसी पे चर्चा कर सकते हैं। 1 घंटे बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ओनिका जी, आपको लाना चाहूंगा, आपके हिसाब से अगर आपकी सरकार बनती है तो जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, 1 अनार 100 बीमार, कई सारे लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, तो ऐसे में किसका नाम तय होगा, ये इस पे क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है, मंथन हुआ है? उस हिसाब से लेके जाएं जो मुहावरा आपने कहा, 1 अनार 100 बीमार, या इस हिसाब से लेके जाएं कि टैलेंट और लीडरशिप की कमी ना हो। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है सर कि जो जीतने के बाद वो डिसाइड करती हैं, जो लीडर्स जीतते हैं उसके बीच में कंसेंसस जो बनेगा वही सामने आएगा और जो जनता के लिए बेहतरीन होगा वही डिसीजन कांग्रेस लेगी। इनकी तरह नहीं सर, जैसे अभी इनके लीडर्स कह रहे थे। ओनिका जी माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बार आला कमान भी कर्नाटक का ही है। सो कॉल आला कमान की बात करें तो नहीं, सो कॉल्ड बाबा, मैं आपकी बात पे बड़ा हैरत करती हूँ। आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीत गई तो तुक्का, तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि वो जो ढोल बज रहा था उसके लिए कहा था, जो ढोल बज रहा था उसके लिए कहा था उन्होंने 7 बजे। बाबा कोई बात नहीं, लेकिन बाबा सवाल अनिका जी जरा एक सेकंड थोड़ा गंभीर हो जाए। मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है और राज्यों में कि कांग्रेस में के साथ एक दिक्कत हो जाती है। आप एक बहुमत ले आते हैं, मैंडेट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो एक महत्वाकांक्षा होती है वहां पर लड़ाई शुरू होती है। यह राजस्थान में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में हुआ जिसके चलते सरकार चली गई, यही चीज छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। वो बात अलग है, बघेल जी भारी पड़े। और जितने आप राज्य देख लीजिए वहां पर कांग्रेस में, अब इसको आप खुशी मना सकती है कि हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन ये एक समस्या का भी कारण बनती रही है आपकी पार्टी में, यहां भी बनती हुई दिख रही है। कैसे निपटें? समस्या की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि टैलेंट और लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन यस आप ठीक कह रहे हैं, अगर एक कोलैबोरेटिव और अप्रोच से अगर कांग्रेस इसमें रास्ता निकालेगी तो जाहिर सी बात है एक लंबी पारी हम खेलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले जो भी एपिसोड्स रहे हैं उसका सबक तो हमने सीख ही लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, कोई इसमें शाय अवे करने की बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एक लीडर आपस में जो डिसीजन हो वो उसके साथ सब सपोर्ट में खड़े हो और आगे की राह जो कर्नाटक के लिए जो तय की है उस पर अमल किया जाए। मुद्दा इस वक्त ये है।